आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री में, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और जो कि चैप्टर 9 है हमारा, और जो फर्स्ट वॉल्यूम एनसीईआरटी बुक है उसका ये लास्ट चैप्टर भी है। तो ये जो सारा जो लेक्चर हम लोग का तैयार किया हुआ है एनसीईआरटी बुक के आधार पर 11-12 के सारे लेक्चर्स जो हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसके सारे लेक्चर तुम राइसरोल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हो। जहाँ सारे जो वीडियो लेक्चर हैं हमारे पूरे सिलेबस के तुमको अपलोडेड हैं, और तुम जो भी चाहो इसके अलावा इस वीडियो लेक्चर में तुमको वीडियो लेक्चर के अलावा उस पर तुमको जो है पर्सनल जो गाइडेंस के लिए जो तुमको चाहिए, कोई प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत हो रही है, कुछ पोर्शन समझ में नहीं आ रहा हो, या तुमको कोई भी टॉपिक में दिक्कत है, या तुमको इंजीनियरिंग मेडिकल इन सबों के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी हो, बोर्ड के लिए नोट्स का ज़रूरत हो, इन सबों के लिए तुम राइसरोल ऐप का प्रयोग कर सकते हो। और कभी भी वहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर है या तुमको ईमेल है, कभी हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारा है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं? ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कम्प्लेक्स आयन होता है जो कि वाटर में डालने के बाद वो आयोनाइज नहीं हो पाता है। ऐसे कम्प्लेक्स आयन को कंटेन करने वाला जो कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जहां तक कि तुमको कोऑर्डिनेशन का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा सुना होगा नाम, तो ये उसी से जुड़ा हुआ है कि इसमें जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, इसमें जो कि जुड़े हुए जो मेटल से एक मेटल के साथ जो होता है लोन पेयर के शेयरिंग के द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, यह जो तुमको न्यूट्रल एटम या एनायन जुड़े हैं इस तरह के कम्प्लेक्स आयन में, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। तो इसको लिखते हैं इसका द कंपाउंड containing complex ion which is not ionizable in water is called coordination compound. Is called coordination compound. Is called coordination compound. इसको कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे, जिसमें कम्प्लेक्स आयन होंगे। इन द कम्प्लेक्स आयन, ऐसा भी लिख सकते हो, इन द कम्प्लेक्स आयन मेटल एटम और आयन इज बॉन्डेड टू न्यूट्रल और एनायन विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें कि लोन पेयर के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रैकेट में लोन पेयर ऑफ न्यूट्रल एटम और आयन, इसके द्वारा न्यूट्रल एटम और आयन एनायन के द्वारा, इसके द्वारा बॉन्डेड रहते हैं। ये अनआयोनाइजेबल, ये वाटर में आयोनाइज नहीं होगा। जैसे कि देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक एग्जांपल के द्वारा देख सकते हो, ये भी स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में ही होता है, और इसी से जुड़ा हुआ एक डबल सॉल्ट है, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। जैसे कि एक कंपाउंड है, तुमको देखो ये जैसे कि CuNH3 ये कैपिटल ब्रैकेट में जनरली लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन ये देखो, जबकि हम लोग वाटर में डालेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा तुमको, CuNH3 ये हो गया 2+, इसमें 2+ हो जाएगा प्लस SO4 2- सल्फेट आयन। तो इसमें E भी एक्वस हो गया, E भी एक्वस और ये भी एक्वस हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुमको अनआयोनाइजेबल है, तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और ये कम्प्लेक्स आयन हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ये नहीं टूट पाया, तो ये कम्प्लेक्स आयन
जिसमें कि देखो ये जो मेटल एटम है तुमको Cu NH3 जो न्यूट्रल हो गया, इसके लोन पे, N के पास लोन पे इसके द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके इसके साथ जुड़े हुए हैं, और इसको जो बाहर होता है इसको हम लोग काउंटर आयन कहते हैं। ये तुमको सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा, और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, इसको हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो इसको हम लोग लिगेंड कहते हैं, इसके डिफिनेशन को हम लोग देखेंगे, और इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता था। इन सब को डिफिनेशन को हम लोग बाद आने वाले समय इसको डिटेल में धीरे धीरे देखेंगे। तो ये एक नया टाइप का कंपाउंड तुमको है, जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में हम लोगों ने इसका नाम पढ़ा भी था। उसके जो प्रॉपर्टीज़ थे पिछले चैप्टर के जो लेक्चर में हैं उसमें तुमने पढ़ा भी होगा इसमें, कि कोऑर्डिनेशन का जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कोऑर्डिनेशन टाइप के एक कम्प्लेक्स आयन टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। उसके एक प्रॉपर्टी में तुमने देखा होगा, नंबर 12 प्रॉपर्टी में तुम्हारा होगा 12, 13, ये सब पूरे प्रॉपर्टी में ये बताया गया होगा पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर के जो लेक्चर्स होंगे डी ब्लॉक के प्रॉपर्टीज में। तो ये तुम्हारा होगा कोऑर्डिनेशन। इसी से मिलता जुलता एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं। तो double salt, the salt which is combined in stoichiometric ratio, stoichiometric ratio, and it is completely ionizable. It is completely ionizable in water is called डबल सॉल्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। इसका जैसे डबल सॉल्ट के कुछ एग्जाम्पल और नाम भी लिख लो इसको, जिसको कि तुम्हारे जो कि है जिसको कि नाम भी याद रखना होता है। तो इसमें होता है जैसे KCl.MgCl2.6H2O। तो याद है नाम या नहीं है, किसका नाम याद करने की कोशिश कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग कार्नालाइट। इसका नाम हो गया कार्नालाइट। कार्नालाइट KCl.MgCl2.6H2, ये भी एक डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। इसमें जबकि हम लोग इसको अगर वाटर में डालेंगे तो ये तुमको वाटर में जब डालेंगे, अगर मान लो तो इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालें, अगर इसको सॉल्यूशन को सपोज दैट एक्वस डालें तो ये K+ में टूट जाएगा। उसके बाद Mg का भी Mg2+ भी देगा, और Cl- ये आयंस कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, ये कंप्लीट आयनाइजेबल हो गया। तो ये तुमको कार्नालाइट इस ढंग से होगा। उसी टाइप से तुमको जो है एक है मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है FeSO4.NH4(2SO4)6H2O तुम्हारे बुक में दिया हुआ, तो इसको 6H2O ही लिखिए। कहीं कहीं 24H2O भी लिखा था, मोर सॉल्ट। ये मोर सॉल्ट, इसको अगर इसी को एक सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आसानी से समझ रहे होगे कि ये तुमको सारा जो है आयन क्या हो जाएगा, अलग हो जाता है। ये Fe2+ अलग हो जाएगा, NH4+ भी मिल जाएगा आयंस, और ये कंप्लीट आयनाइजेबल होगा, और सल्फेट आयन मिलेगा, और वाटर तो जो क्रिस्टलाइन का है वो तो फ्री हो ही जाएगा आपका। तो ये तुम्हारा हो गया, ये उसका फॉर्मूला याद कीजिए। ये तो, और देखो इसमें कम्प्लेक्स आयन में ये टूटता नहीं है, और ये दोनों स्टोइचोमेट्रिक रेशियो में जुड़े हुए कंपाउंड्स होते हैं। ये जो सॉल्ट हैं जैसे कि FeSO4 और NH4 1:1 में है, ये भी वहाँ पर KCl और MgCl2 1:1 और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। तो ये सारे स्टोइचोमेट्रिक रेशियो में ही जुड़े होते हैं, और स्टोइचोमेट्रिक रेशियो में यहाँ भी रेशियो फिक्स होता है, इसलिए ये दोनों। लेकिन ये कंप्लीटली आयनाइजेबल होता है डबल सॉल्ट, ये आयनाइजेबल नहीं होता है। एक और तुमको जो कि डबल सॉल्ट जिसका कि काफी फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ये दोनों का फार्मूला याद करोगे कि कार्नालाइट KCl.MgCl2.6H2O, FeSO4.NH4(2SO4)6H2O मोर सॉल्ट। और एक और लिख देते हैं जिसको पोटास एलम हम लोग कहेंगे, इसमें पोटास एलम K2SO4.Al2SO4(3)12H2O तुम्हारे किताब में है, तो इसको हम लोग कहेंगे पोटास एलम। और क्लोम एलम रहेगा तो एल्यूमिनियम की जगह क्रोमियम हो जाएगा। तो इसमें भी तुमको एक्वस सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा, बिल्कुल क्लियर होगा, K+ बन जाएगा, Al3+ बन जाएगा, और सल्फेट तो आएगा ही, और क्रिस्टलाइन ऑफ वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये डबल सॉल्ट हो गए। तो दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। ये तुमको डबल सॉल्ट और कम्प्लेक्स आयन में क्या फर्क है। ये डबल कम्प्लेक्स आयन जो है वाटर में कंप्लीटली आयनाइजेबल नहीं होता, वह जो है आयन उसके क्या रह जाते हैं, उसके बच जाते हैं, वो डिसोसिएट नहीं होगा, नॉन आयनाइजेबल है। लेकिन जो डबल सॉल्ट होते हैं उसमें कंप्लीटली वो आयनाइजेबल होता है। तो ये तुमको डिफरेंस है। तो अब है तुमको
ये कम्प्लीटली आयनाइजेबल है। अब है हमारा जो कि तुम्हारा जो अगला जो टॉपिक है हम लोग का, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है वर्नर। उन्होंने तुमको इसके पहले के भी थ्योरीज हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में ज़्यादा तो नहीं दिए हुए हैं, जैसे कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर करके एक होता है, तो उसका जो नॉन पेयर जोड़ करके उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो उस थ्योरी की चर्चा नहीं की गई है। तो खैर सबसे पहले वर्नर थ्योरी का चैप्टर किया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन के संदर्भ में, जो पुराना जो कंसेप्ट रहा वर्नर का जो उन्होंने दिया था। फिर इसके बाद और भी बॉन्डिंग के हम लोग जो बाद में आके जब कुछ डिफिनेशन वगैरह देख लेंगे तो आगे जा करके हम लोग इसके अलावा जो मॉडर्न थ्योरीज हैं, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उन सबों की भी चर्चा आगे करेंगे हम लोग चैप्टर में। तो अभी जो बनने का जो पुराना जो प्रिंसिपल है और जिसको कि डील किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसको हम लोग वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, जिक्र किया है। तो वर्नर का कहना था कि जो मेटल होते हैं उसके दो तरह की वैलेंसी होती है, जिसको हम लोग प्राइमरी वैलेंसी भी कह सकते हैं और एक को सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। और प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो कंप्लीटली आयनाइजेबल होता है, उसको आयन में ब्रेक कर सकता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो आयन में वो आयनाइजेबल नहीं होता है, उसको वाटर में डालने पर क्या नहीं होगा, वो आयनाइज नहीं होगा। इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक स्पेसिफिक शेप में फैले हुए रहते हैं, जिसकी एक पर्टिकुलर एक डिफिट ज्योमेट्री होती है। जैसे कि अगर तुमको जो कि हम लोग का जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एनायन जो कि जुड़े हुए रहते हैं मेटल एटम से, अगर मेटल के अराउंड में जो कि बनेंगे तो उसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो मेटल के होंगे उसमें उसके साथ क्या होते हैं तुमको, वो जुड़े रहते हैं और उसकी अपनी एक डिफरेंट ज्योमेट्री होती है। डिफरेंट ज्योमेट्री होती है, जैसे कि डिफरेंट ज्योमेट्री का मतलब अगर 4 लिगेंड हैं, 4 मेटल या एनायन जुड़े हुए हैं तो उसके लिए तुमको 2 शेप होता है, जैसे कि या तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो सकती है या स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। और 6 अगर तुमको जो सामान्यतः होते हैं, 6 अगर तुम्हारा है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो उसके लिए ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। तो हम लोग इसके तो वर्नर थ्योरी को हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग वर्नर थ्योरी को जिक्र करेंगे। उसके बाद कुछ वर्नर थ्योरी के आधार पर हम लोग फिर एक आध एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम लोग और उसके आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ डिफिनेशंस वगैरह आएंगे। तो जैसा कि पहले वर्नर थ्योरी को देखते हैं, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वर्नर थ्योरी में क्या कहता है इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो वर्नर के थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के संदर्भ में वर्नर का जो कुछ पॉइंट्स है वो मैं लिख देता हूँ। तो metal has 2 type of valency, valency, that is primary valency और secondary valency, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। इसको 2 टाइप की वैलेंसी होती है, जिसको हम लोग प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं या सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है तुमको, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल ये प्राइमरी वैलेंसी होता है तुमको इज आयोनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है एंड इसको आयन में ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये आयोनाइजेबल है। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव एनायन के द्वारा ये सेटिस्फाई होता है, ये आयनाइजेबल होगा प्राइमरी वैलेंसी। तीसरा पॉइंट कह सकते हो सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉट आयनाइजेबल ये आयनाइज नहीं होगा, इज नॉट आयनाइजेबल
एंड सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायन न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायन के द्वारा क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायन के द्वारा ये सेटिस्फाई होगा। सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। तो चौथा पॉइंट ले सकते हो, द सेकेंडरी वैलेंसी हैज is arranged in definite three-dimensional geometry, और इसकी एक इसकी एक डिफिनिट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी। थ्री डायमेंशन या मतलब जैसा भी डिफिनिट ज्योमेट्री कर सकते हो ज़्यादा बेहतर होगा। डिफिनिट ज्योमेट्री होता है चार अगर तुम्हारा हो, अगर चार, इफ सेकेंडरी वैलेंसी इज 4, जिसमें दो शेप होंगे, ये होंगे तुमको टेट्राहेड्रल कॉमा स्क्वायर प्लेनर, और ये तुमको अगर इफ सेकेंडरी वैलेंसी इज 6, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, तो इसको ऑक्टाहेड्रल कहेंगे। तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 हो गया तो इसको टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कहेंगे, इसका ज्योमेट्री होता है। तो ये तुमको बर्नर थ्योरी के क्या क्या पॉइंट्स हो गए फिर से एक बार बोल देते हैं कि मेटल के दो तरह के वैलेंसी है, बर्नर का कहना था। प्राइमरी वैलेंसी जो आयनाइजेबल होगा, सेकेंडरी वैलेंसी जो नॉन आयनाइजेबल होगा, और तुमको सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, और उसकी एक डिफरेंट ज्योमेट्री होती है। अगर चार तुमको अगर सेकेंडरी वैलेंसी है तो उसके लिए दो तरह के शेप होते हैं, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे किसका शेप टेट्राहेड्रल या जो कॉमनली तुमको दो तरह के, ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, और 6 अगर रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर या तुमको सेकेंडरी वैलेंसी तो उसके लिए ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। तो ये तुम्हारा हो गया। और इसके आधार पर जैसे कि अभी सेकेंडरी वैलेंसी को जैसे कि हम लोग डिफाइन करने के लिए, और प्राइमरी वैलेंसी जो डिफाइन करना हो उसके लिए मेटल के जो सेकेंडरी वैलेंसी मेरे को डिफाइन करने के लिए एक तुमको अगर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट जो तुम्हारा दिया, एक क्वेश्चन है इनफैक्ट जो कि 9.1 तुम्हारा एग्जाम्पल है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का। तो 9.1 एग्जाम्पल में तुम्हारा दिया हुआ है कुछ एक क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ कुछ आयंस दिया, कुछ एक कंपाउंड्स दिया हुआ है, उसके सेकेंडरी वैलेंसी आपको बताना है। तो उसके लिए क्या दिया गया है कि उसको जो है AgNO3 से रिएक्शन कराया जाता है, AgNO3 के एक्सेस AgNO3 से। तो AgCl के जितने मोल, एक मोल से जितने मोल AgCl प्राप्त होते हैं उसके संख्या दी हुई है, उसका नंबर दिया हुआ है। तो AgCl का जितना मॉलिक्यूल प्राप्त होगा उसका नंबर दिया हुआ है, तो उसके आधार पर प्रिडिक्ट करना है आपको कि उसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या रही है 9.1 में। तो जैसे कोई भी कंपाउंड है, अगर तुमको AgCl मतलब कि अगर AgNO3 से अगर क्लोराइड आयन फ्री होंगे जो कि तुमको बाहर होंगे, जो कि हम लोग का जो कि सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में जो क्लोराइड होगा तो वो तो नॉन आयनाइजेबल होगा। तो और जो कि तुम्हारा सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में नहीं होगा, जो कि काउंटर आयन के रूप में बाहर आएंगे, वह आयनाइजेबल होगा। तो उसके आधार पर हमको ये पता चल जाएगा कि उसका जो है तुमको जितना मॉलिक्यूल प्राप्त होगा AgCl, उसके मुताबिक हमको पता चल जाएगा कितने क्लोराइड आयन आयनाइजेबल है और कितने नॉन आयनाइजेबल है। इसके आधार पर हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी को उसका क्या कर पाएंगे, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9.1 है, उसमें क्या बोले कि उसमें क्या होगा कि तुमको क्लोराइड आयन अगर फ्री है, तो क्लोराइड आयन अगर फ्री रहेगा तो वह AgNO3 के साथ क्या करेगा,
जो क्लोराइड आयन है तो वो AgNO3 Cl माइनस जो है AgNO3 के साथ क्या बनाता है, AgCl बनाएगा, और AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है जो कि सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। तो अगर दो अगर Cl माइनस 2 है तो ऑफकोर्स आपको दो मोल AgNO3 लगेगा और 2 मोल AgCl प्राप्त होगा। 3 है तो 3 मोल प्राप्त होगा, और एक तो Cl माइनस बाहर है जो आयनाइजेबल है तो 1 प्राप्त होगा। और इस तरह से अलग अलग ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम उसकी जो है तुमको ये बता पाएंगे कि इसका जो है कितना आयनाइजेबल है, और जो आयनाइजेबल नहीं होगा तो वो नॉन आयनाइजेबल होगा तो वो सेकेंडरी वैलेंसी में सेटिस्फाई चला जाएगा। और इसके आधार पर इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9.1 पहला एग्जाम्पल है ये तुमको, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो है तुमको एक मेटल एटम, कुछ ऑब्जर्वेशन के आधार पर हमको मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी बताना है। तो जैसे तुम्हारा एक कंपाउंड है PdCl2.4NH3, ये पहला है तुम्हारा। तो इसमें तुमको इसकी जो है तुमको मोल ऑफ AgCl जो मिलेगा, मोल ऑफ AgCl जो AgNO3 से रिएक्शन करने के बाद AgCl जो प्राप्त होगा, इसमें ये 2 मोल है, ऐसा दिया हुआ है। तो 2 मोल क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि इसका 2 मोल हुआ, तो इसका मतलब ये जो दोनों Cl है ये तुमको क्या होगा, बाहर रहा होगा, आयनाइजेबल होगा, तभी 2 मोल प्राप्त होंगे। तो ये और 4 ये जो तुम्हारा NH3 है ये तुमको क्या होगा, ये NH3 तुमको सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में जाएगा। तो इस कंपाउंड को जाहिर है कि अगर हम लिखना चाहें तो इसका फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए। तो Pd और NH3 का क्या होगा तुमको, ये होल 4 हो जाएगा इसको कैपिटल ब्रैकेट में, और ये जो तुमको 2 मोल प्राप्त हुआ तो Cl2 यहां बाहर रहेगा। अब इसका 2 मोल AgNO3 से आप रिएक्शन कराइएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका ये 2 तुमको आयनाइजेबल होगा, तो यहां पर क्या प्राप्त होगा, 2 मोल AgCl प्राप्त होगा, आपका प्रेसिपिटेट मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट इसका मिलेगा। और प्लस क्या मिल जाएगा आपको, अब Cu मतलब PdNH3 होल 4 और 2 प्लस ये आपको कॉम्प्लेक्स आयन प्राप्त हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, और इसमें NO3 आ जाएगा बाहर की तरफ, ये NO3 माइनस इतना प्लस और NO3 माइनस भी रहेगा आपका, ये तुम्हारा इसके साथ ये चला जाएगा, और AgCl का प्रेसिपिटेट। तो 2 है तो इसका मतलब इसके जो है तो सेकेंडरी वैलेंसी की जहां तक बात हुआ, इस कंपाउंड अगर ऐसा फार्मूला हो तो फार्मूला तुम्हें नहीं लिखना है कि फार्मूला हमको आगे बताना ही है, तो फार्मूला भी लिखने का धीरे धीरे आदत डालिए। इसमें इस कंपाउंड में ऐसा नहीं कि इसमें फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन आपको ये सेकेंडरी वैलेंसी असाइन करना था इसका, तो फार्मूला को भी लिखने के धीरे धीरे आदत डालेंगे तो आगे भी हमें काम आएगा, क्योंकि उसके आगे भी हमको पढ़ना ही है। तो धीरे धीरे फार्मूला को मैंने लिख दिया। तो इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी देख रहे हैं तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी 4 लग रहा है। इसका एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहाँ पर NH3 है और ये 4 इसके हैं, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, या कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ PD इक्वल्स टू 4, ये तुम्हारा पहला का आंसर हो गया। दूसरा तुमको जो कंपाउंड्स है, अगर इस तरह का तुमको जैसे एग्जांपल में तुमको दिया जा सकता है, दूसरा है तुमको जो कि तुम्हारा कहा जा सकता है, जो कि तुम्हारा PD है तुम्हारा, इसमें Ni लिखी, इसका है NiCl2.6H2O है। ऐसे भी AgCl मॉलिक्यूल है, इसमें 2 प्राप्त हुआ, इसमें भी AgCl का मोल 2 प्राप्त हुआ, AgCl का 2 मोल हुआ, 2 मोल इसके 1 मोल से इसका 2 मोल आया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका 2 मोल, तो ये दोनों फिर अभी बाहर ही होगा। तो और ये जो 6 है तुम्हारा, ये वाटर है, Ni क्या होगा तुमको, NiH2O होल 6 ऐसा हो जाएगा, और इधर Cl2 हो जाएगा। तो जाहिर है कि अब तो पूरा रिएक्शन ऐसे चलो लिख लेते हैं अभी भी। AgNO3 बनेगा तो 2 मोल यहाँ भी लगेगा, तो ये 2 मोल क्या होगा तुमको, AgCl मिल जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, इसको लिख लीजिए धीरे धीरे। कंपाउंड्स का नाम क्या हो गया, NiH2O होल 6 और यहाँ पर 2 प्लस हो गया, Cl2 था तो 2 माइनस गया, 2 प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस NO3 माइनस या 2NO3 माइनस, ऐसा आपको मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा जो है इसका AgCl का 2 मोल का प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाएगा आपका। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या असाइन हुई, सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 6 हो गई, और सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगा, और सेकेंडरी वैलेंसी 6 होने का मतलब है कि इसका जो जहाँ तक ज्योमेट्री बताए थे, इसका क्या होगा, ज्योमेट्री इसका जो होगा ऑक्टाहेड्रल होगा। और इसकी ज्योमेट्री जाहिर है कि अभी तुमको जाहिर 2 हो सकती थी, शेप मतलब ज्योमेट्री में तुम्हारा 2 पॉसिबिलिटीज थी। एक तो तुमको क्या हो सकता था इसका ज्योमेट्री, या तो 4 में तुमको स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल। तो इसको हम लोग ज्योमेट्री जब डिफाइन करेंगे, आगे हम लोग इसका और भी थ्योरीज पढ़ेंगे, तो उसके आधार पर डिफरेंट ज्योमेट्री हम लोग डिफाइन करने सीखेंगे।
तो ये तुम्हारा हुआ दो पहला दूसरा क्वेश्चन हुआ, तीसरा 5 इसमें दिए हुए हैं। तो चलो पांचों का ऐसे जिक्र मैं कर दे रहा हूं। ऐसे तो अब मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ऐसे तो क्वेश्चन तुम चाहे तो अपने से ट्राई भी कर सकते हो वीडियो को, फिर उसके बाद आंसर इससे मिला लोगे और देखोगे कितना सही हुआ। तुम देख सकते हो इसका। तुम्हें आई होप कि अब तो समझ में आ चुका होगा कैसे इसका बना रहे हैं और ट्राई कर सकते हो। तो तीसरा ऐसे है, तुमको क्वेश्चन जो तीसरा दिया हुआ है पीटी का दिया हुआ है। पीटी का दिया हुआ है तुमको PtCl4 और .2HCl, और इसमें जो है AgCl के मोल्स 0 प्राप्त हुए हैं। AgCl के मोल 0 प्राप्त हुए हैं। तो क्या होगा सेकेंडरी वैलेंसी? तो देखो सेकेंडरी वैलेंसी हम लोग का प्राप्त करना है, और उसका जैसे दिया हुआ है तुमको 9.1 का तीसरा नंबर आई है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तो क्या है इसका क्वेश्चन है तुमको तीसरा कि तुमको PtCl4, ये तीसरा नंबर लिखिए थर्ड, तो PtCl4.2HCl इसका 0 है। तो इसका क्या हो जाएगा PtCl4 और HCl का होल 2, इसमें बाहर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये 4 + 2, जैसे कि इसका नाम जब लिखते हैं हम लोग तो ये इसका नाम लिखते हैं किसके आधार पर? ये तुमको जो कि पहले अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के आधार पर, क्लोराइड को क्लोरिडो बोलते हैं और ये HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड, तो H बाद में आएगा। तो ये तुम्हारा जिसका कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी वैलेंसी बराबर सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू 4 + 2 दैट्स इक्वल टू 6। 4 + 2 इक्वल टू 6 हो गया। 4 + 2 इक्वल टू 6 हो गया। अब तुमको तीसरा ये हो गया। चौथा ये, चौथा में तुमको दिया हुआ है COCl3.4NH3 और इसमें AgCl के 1 मोल मिले हैं। तो 1 मोल है तो 1 बाहर होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CO और NH3 होल 4 हो गया, और Cl2 2 Cl अंदर होगा और 1 Cl बाहर होगा तुम्हारा। और तो 1 Cl बाहर होगा तो इसकी जो फिर 1 मोल AgCl बन जाएगा इसका। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? दूसरा इसका नाम लिखने में देखो एक जो नया बात जो कि आगे भी बताएंगे, इसको फिर से नया भी अभी भी सुन सकते हैं। इसका देखो नाम जो अमोनिया का होता है इसका होता है एमीन, इसका नाम होता है एमीन और इसका नाम होता है क्लोरिडो। तो जब नाम हम लिख रहे हैं तो सी इसका जो है बाद में आएगा, ए पहले आता है इसलिए NH3 को पहले लिखना होता है, और सी का Cl सी से क्लोराइड जो क्लोरिडो शुरू होता है सी से, तो वो बाद में लिखाएगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी बराबर 4 + 2 दैट्स इक्वल टू 6। ये तुम्हारा हो गया। अब है तुमको 5 हो गया। पांचवा है तुमको, पांचवा है कि तुमको क्या हो गया तुम्हारा, तो पांचवा है तुम्हारा ये तुम्हारा दिया हुआ है जो कि पीटी का है, ये है तुमको ये, तो पीटी का तुमको दिया हुआ है। तो पीटी में तुमको इसमें तुमको दिया हुआ है 0 है तुमको दिया हुआ पीटी। इसमें जैसे कि तुम्हारा दिया हुआ है इसमें भी 0 है तुम्हारा, इसमें तुमको 0 मॉलिक्यूल है। तो PtCl2.2NH3 इसमें 0 है। तो क्या हो जाएगा तुमको फिर Pt हो गया, और NH3 को जैसा बताए थे 2, इसमें 0 है तो बाहर में नहीं रखना है, तो Cl2। तो इसका क्या हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू 2 + 2 दैट्स इक्वल टू 4। तो ये तुम्हारा हो गया। ये जो तुम्हारे हैं मतलब मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ये तुमको प्राप्त हो गए। तो 9.1 एग्जाम्पल आई थिंक कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो तुम्हारा अब है 9.1 के बाद तुम्हारा एक हम लोग ये एग्जाम्पल से तुमको समझ में आ गया सेकेंडरी वैलेंसी। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद एक कुछ डिफिनेशंस के जो टर्म्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कुछ डिफिनेशन के टर्म्स हैं जैसे कि सेंट्रल मेटल एटम, जैसे कह रहे हैं हम लोग एक वर्ड अभी यूज कर रहे हैं जैसे लिगेंड, लिगेंड भी अभी यूज किए थे वर्ड। कुछ वर्ड हम लोग यूज करते हैं लिगेंड के अलावा, उसके बारे में भी देखेंगे। और भी इससे जुड़े हुए कुछ जो डिफिनेशंस हैं जो कि सम डिफिनेशन जो कुछ या तुमको वर्ड्स हैं, तो उसका हम लोग देखते हैं। टर्म से मतलब कहते हैं, तो टर्म्स इन क्या होगा तुमको
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डिफिनेशन ऑफ टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे कि पहला तुम्हारा जो टर्म है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। द मेटल एटम, द मेटल एटम और आयन to which neutral molecule or anion is bonded with electron with lone pair is called central metal atom, central metal atom। जैसा कि तुम देख रहे हो मेटल में रहता था। और तुमको दूसरा डिफिनेशन कर सकते हो लिगेंड। द न्यूट्रल molecule or anion, the neutral molecule or anion bonded with central metal atom or ion, central metal atom or ion is called ligand। इसको हम लोग क्या कहेंगे? लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड जो है तुमको, इसका जो तुम्हारा होता है लिगेंड, जैसे कि हो गया तुमको सेंट्रल मेटल, तो इसका लिगेंड का जैसे टाइप हो गया तुमको लिगेंड, जैसे तुम्हारा हो गया मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड। तो लिगेंड जैसे है तुमको, इसमें जैसे कि लिगेंड में ए कर दीजिए मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड लिगेंड क्या हो गया? इफ द लिगेंड इज ज्वाइंड विथ one lone pair of electron to metal is called monodentate ligand, is called monodentate ligand, is called monodentate ligand। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हो गया मोनोडेंटेड में, एग्जाम्पल हो गया तुमको Cl हो गया। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर से जुड़ेगा, तो इसमें एक मेटल एटम से जुड़ेगा, तो इसका नाम जो है तुम इसका नाम भी लिख देते हैं। इसका नाम, इसको ये एनायन है से, तो इसका नाम होता है एनायन। जब भी होगा मतलब जिसमें कि निगेटिव चार्ज होगा, तो उसके नाम में कभी भी ओ जोड़ेगा। जो नाम नोमेनक्लेचर जब आगे बताएंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसमें धीरे धीरे लिस्ट बना दे रहा हूँ। फिर इसका नाम क्लोराइड नहीं होगा, क्या हो जाएगा? क्लोरिडो नाम हो जाएगा। इसका नाम हो गया क्लोरिडो, जिसे Br है। ये भी लिगेंड की तरह काम होगा, यूनिडेंटेड में आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी एक लोन पेयर से जुटेगा ये मेटल एटम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड कहते हैं। तो हम लोग ब्रोमाइड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ब्रोमीडो बोलेंगे इसको। इसी ढंग से आई रहेगा, तो इसका नाम आयोडो बोलेंगे, नॉट आयोडीन नहीं बोल के आयोडो बोलेंगे। ओ जोड़ना है कभी भी निगेटिव वाले में। और जैसे तुमको है अब जैसे न्यूट्रल वाला जैसे है तुमको, जैसे सल्फेट है, अगर सल्फेट SO4 है तो SO4 2- जिसे कहते हैं, तो इसमें भी एक लोन पेयर जुड़ेगा, तो इसका नाम सल्फेट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सल्फेटो हो जाएगा। अब जैसे NO3 है तुम्हारा, नाइट्रेट है तुम्हारा, तो नाइट्रेटो बोलेंगे इसको लिगेंड के रूप में, नाइट्रेटो। नाम भी याद कर लीजिए, नोमेनक्लेचर में जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं लिख भी रहा हूँ। जैसे कार्बोनेट है तो इसको क्या बोलोगे? कार्बोनेटो बोलोगे, इसको कार्बोनेटो बोलोगे। अब न्यूट्रल का कुछ नाम लिखते हैं। न्यूट्रल, ये नाम तुमने समझ में आ गया होगा, तो ये तुमको नाइट्रेटो बोलोगे इसको। जैसे कि तुमको ये तुम्हारा हो गया
तो ये न्यूट्रल का तुम्हारा कुछ नाम हो गया। न्यूट्रल में जैसे देखो एमीन इसको बोलते हैं, जैसे एमोनिया है तुमको, तो अमोनिया का एक लोन पेयर होता है इसके पास, तो इसी से जुड़ेगा, तो इसको अमोनिया का नाम, न्यूट्रल में तुमको ओ नहीं जोड़ेंगे। देखो तो इसका नाम होता है एमीन, AMMINE, एमीन। और H2O का देखो नाम, ये भी एक ही लोन पेयर से जुड़ता है, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है ये, या यूनिडेंटेड। तो इसका क्या होगा तुम्हारा, इसको हम लोग एक्वा बोलते हैं, नाम ध्यान रखो इसका, एक्वा। और ETC इस ढंग से नाम तुम रख सकते हो। जैसे कि और दूसरा और भी था, एक्वा हो गया। जैसे कि तुम्हारा है CO है, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, CO न्यूट्रल है ये भी, इसको हम लोग कार्बोनिल बोलते हैं। इसका नाम नोट करो, NO नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल बोलेंगे। तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड के कुछ नाम मैंने लिख दिए। जैसे कि क्लोराइड का Cl का क्या होगा, क्लोरिडो, ब्रोमाइड का Br का ब्रोमिडो, I का आयोडो, एक लोन पेयर से जुड़ सकता है ये सब। NH3 का एमीन, H2O का एक्वा, वाटर नहीं लिख के उसको एक्वा लिखा जाता है। CO को कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल, और सल्फेट जैसे SO4, तो सल्फेटो, निगेटिव चार्ज है उसमें, तो सल्फेटो O जोड़िए। कार्बोनेट, तो उसमें भी निगेटिव चार्ज, कार्बोनेटो, नाइट्रेट, नाइट्रेटो, इस तरह से क्या जोड़ना है उसमें जोड़ना है। अब जैसे कि दो अगर लोन, जैसे कि इसमें जोड़ते कैसे हैं, देखो जैसे कि M है, जैसे NH3 होल 4, अभी हम लोग लिखे थे CuNH3 होल 4 2+, ऐसा लिखे थे हम लोग। एक Cu एक लिगेंड जैसे हम लोग बना रहे थे CuNH3 होल 4, तो ये देखो इसमें क्या होता है, और 2+, तो इसमें जो कॉपर एटम होंगे, तो ये क्या करता है, अमोनिया के जो लोन पेयर होंगे, अमोनिया में जो लोन पेयर होता है यहाँ पर NH3, तो उसके साथ ये क्या करेगा, एक लोन पेयर के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये चार तरफ से है तो चारों तरफ से बॉन्ड बनाएगा, तो ये तुमको ये इस ढंग से क्या बनाएगा, ये इसके साथ जुड़ते जाता है ये NH3। और इसकी ज्योमेट्री के बारे में भी चर्चा नहीं करें, ज्योमेट्री हम लोग आगे इसका पढ़ेंगे, तो ज्योमेट्री इसका देखेंगे, स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा। तो ये चार तरफ से जुड़ गया, तो इसी को कहते हैं हम लोग कि ये मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया। तो मोनोडेंटेड लिगेंड इसी तरह से सब तरफ से जुड़ेंगे। और जैसे डाइडेंटेड लिगेंड, जैसे कि B नंबर हम लोग देखते हैं, तो B नंबर में तुम्हारा हो गया डाइडेंटेड लिगेंड। तो लिगेंड का जैसे कि तुम्हारा है, इसमें नाम भी मैंने लिख दिया है जो नोमेनक्लेचर में काम आएंगे। धीरे धीरे हम लोग नाम भी लिखने की तैयारी कर रहे हैं, नाम या उसका फार्मूला, इन सबों की तैयारी हो रही है हमारी, धीरे धीरे उसमें भी हम लोग जाएंगे, तो इसी में शामिल कर रहे हैं इसका, तो नेम को भी। अब हम लोग लिगेंड में ही तुमको लिगेंड को थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि लिगेंड संबंधित नाम भी आ जाएगा। और लिगेंड में जैसे दूसरा है तुमको, ये मोनोडेंटेड के बाद या यूनिडेंटेड के बाद हम लोग का आएगा डाइडेंटेड, ये डाइडेंटेड लिगेंड आएगा। तो डाइडेंटेड लिगेंड का मतलब हो गया कि जब जो मेटल एटम जो है वह तुमको दो लोन पेयर्स के साथ जुड़ेगा। मेटल एटम जो है तुमको दो लोन पेयर के साथ क्या हो, जब तुमको किसी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ेगा कोई लिगेंड, किसी लिगेंड में दो लोन पेयर हो और दोनों लोन पेयर क्या हो, सेंट्रल मेटल से एक सी साथ जुड़ जाए, तो वह लिगेंड क्या कहलाएगा, डाइडेंटेड लिगेंड। जैसे कि डाइडेंटेड लिगेंड में क्या बोले कि वह तुमको दो एक ही साथ जो है तुमको उसके पास दो लेन, जैसे क्लोरीन के पास लोन पेयर और भी ज्यादा रहते हैं, लेकिन उसमें जुड़ते एक ही के साथ है, तो वो यूनिडेंटेड ही कहलाएगा। लेकिन किसी के पास दो लोन पेयर भी है, दोनों ही एक ही साथ मेटल एटम से क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए एक साथ, तो इस तरह के लिगेंड क्या कहलाएंगे, डाइडेंटेड। तो अभी जैसे A नंबर लिखा था, तो इसको B नंबर में कर दीजिए। B नंबर में लिखिए डाइडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड लिगेंड, the ligand which is connected connected with two pair of electron with central metal atom is called didentate ligand, जैसे डाइडेंटेड के कुछ एग्जाम्पल, अगर निगेटिव है तो इसमें भी ओ जोड़ोगे, इसमें, और न्यूट्रल है तो उसमें ओ नहीं जुटेगा। जैसे इसके दो नाम में इसमें जैसे कि तुमको दे सकते हो, जैसे ऑक्जेलेटो,
तो ऑक्जेलेटो में से क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये तो नहीं जुटता है, O माइनस, एक यहाँ से जुटेगा, एक यहाँ से, और एक तुमको फिर यहाँ से, एक यहाँ से जुटेगा मेटल एटम डबल बॉन्ड। तो ये तुमको ये दोनों से मेटल एटम एक साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे मेटल एटम होगा तो ये लोन पेयर से इधर से जुड़ जाएगा और इधर से जुड़ जाएगा। तो ये कैसा हो गया तुमको, ये एक ही साथ दोनों से जुड़ गया, इसका नाम है, इस मेटल एटम का इसका नाम हो गया ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेट कहते हैं, तो ऑक्जेलेटो इसको कहेंगे, इसका नाम ध्यान रखिए। C2 ऐसे फार्मूला तो हो गया C2O4 2 माइनस, जैसे उसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया तो फार्मूला को भी एक जगह लिखें C2O4 2 माइनस, डाइडेंटेड लिगेंड हुआ ये। इसी टाइप से एक तुमको है इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, तो CH2 और क्या हो गया ये NH2, इसके पास देखिए लोन पेयर है NH2, फिर क्या होगा तुमको CH2 और फिर NH2, ये तुमको डाइडेंटेड, ये देखिए ये भी यहाँ से मेटल एटम से जुड़ जाएगा, ये दोनों से एक साथ, इसलिए चिलेटिंग लिगेंड भी सबको कहा जाता है, इसे चिलेटिंग लिगेंड, या तुमको डाइडेंटेड लिगेंड को दोनों तरफ से जुड़ता है, इसको चिलेटिंग लिगेंड भी इस तरह के लिगेंड कहते हैं, दो तरफ से, तीन तरफ से, चार तरफ से जुड़े। तो ये यहाँ पे दो लोन पेयर, तो इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम देखिए है इथेन 1,2 डाइएमीन। तो ये देखिए तुम्हारा इसमें एमीन ही लिखा गया, नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका सिंबल एक स्पेशल, इतना बड़ा नहीं लिखा जाता है, इसके बदला इसका नंबर, इसका नाम होता है, सिंबल देता है EN लिखते हैं इसको, इथेन 1,2 डायमीन को, जहां पर भी अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब इसको लिखेंगे हम लोग, तो इसको EN के नाम से लिखेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया, तो ETC इसमें, चलिए इसमें यहाँ रहने दीजिए, ये तुम्हारा ये नाम हो गया। अब जैसे कि तीसरा नंबर C नंबर कर सकते हैं, पॉलीडेंटेड, पॉलीडेंटेड तो नाम से ही पता है, बहुत से मतलब कहते हैं द लिगेंड अटैच्ड विथ मोर देन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ मेटल एटम और आयन, मेटल एटम और आयन। जैसे कि एक तुमको हेक्साडेंटेड लिगेंड में एक काफ़ी फेमस है EDTA, ये है तुमको हेक्साडेंटेड इसको कहते हैं, इसमें 6 में पेयर होंगे, हेक्साडेंटेड है ये EDTA। तो EDTA का हो गया कि इसका फुल फॉर्म है इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, टेट्राएसीटेट, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, CH2 इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। देखो एक N का हो गया और इधर जो है तुमको एसीटेट COCH3, तो एक O से भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे दो तरफ से जुड़ गया, यहाँ से भी वही होगा, तो OCOCH3, तो यहाँ पे 3 तरफ हो गया, एक N का, एक O का, इधर भी O का, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 तो हो गया, यहाँ पर 3 एटम से इधर 3 हो गया। इसी टाइप से इधर भी 3 होगा, इधर भी टेट्राएसीटेट है, तो यहाँ भी क्या होगा तुमको, यहाँ भी N होगा, तो N में फिर जुड़ जाएगा क्या चीज़ तुम्हारा, 2 NH2 के बदला यहाँ पे हट के हो जाएगा, तो OCOCH3, इधर भी हो गया OCOCH3, तो ये क्या होगा तुमको इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, ये हेक्साडेंटेड 6 हो गया, 3 इधर और 3 इधर, तो 6 हो गया तुमको EDTA का ये हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो ये तुम्हारा हो गया लिगेंड के बारे में कुछ। एक और लिगेंड जैसे तुम्हारा होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड, एक कहते हैं हम लोग। एम्बीडेंटेड लिगेंड इस वजह से अलग हो गया, ऐसा लिगेंड जिसमें कि एक समय में तो एक ही एटम, उसमें ऐसे 2 एटम है जिसके साथ क्या हो सकता है, सेंट्रल मेटल एटम जुड़ सकता है, लेकिन एक समय में एक ही से जुड़ेगा। तो इस तरह के लिगेंड को हम लोग क्या कहेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड एक अलग टाइप उसी में हो गया, जिसको कि डी नंबर कह भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कहने में, लेकिन इसमें तरीका बदल गया, इसका डिफिनेशन अलग तरह का हो गया। यूनिट मतलब कि एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो डी नंबर ही करके लिख देते हैं इसको। तो डी नंबर में क्या हो गया तुम्हारा, यूनिडेंटेड में क्या बोले कि यूनिडेंटेड में तुमको एक लोन पेयर से जुड़ता था, डाइडेंटेड में तुमको 2 लोन पेयर से जुड़ा, और हेक्साडेंटेड या तुमको मोर देन तो पॉलीडेंटेड हो गया। हेक्साडेंटेड EDTA उसी में आ गया, 6 उसमें लोन पेयर जुड़ा, 3 दोनों साइड था ना, तो 6 हो गया तुम्हारा। और कुछ नाम भी हम लोगों ने देखा, जैसे कि डाइडेंटेड में ऑक्जेलेट C2O4,
इथेन 1,2 डायमीन NH2 में 2 जगह था तो उससे जुड़ा। तो इस तरह से क्या होगा तुमको इस नाम में, और उसका एक सिंबल भी स्पेशल यूज करते हैं हम लोग EN करके, क्योंकि उतना बड़ा लिखना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक D नंबर और हम लोग लिख लेते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, the ligand which has 2 atom with which metal atom or ion can attach इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, मेटल एटम और आयन इज अटैच इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड, इसको एम्बीडेंटेड लिगेंड कहेंगे। जैसे देखिए NO2 है, NO2 में ये तुमको N के साथ भी जुड़ सकता है और O के साथ भी जुड़ता है। अगर N के साथ जुड़ता है तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिटो N कहते हैं, नाइट्रिटो N का नाम दीजिएगा इसका। अगर O से जुड़ेगा तो इसको ONO भी कहीं कहीं लिख देता है, इसको तब नाइट्रिटो O बोलते हैं हम लोग इसका नाम। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए, तुमको ये भी एम्बीडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल। एक समय में एक ही से जुड़ेगा, या तो N से जुड़ेगा या O से जुड़ेगा। इसी तरह से जैसे साइनेडो है तो इसका CN एक जैसे C से जुड़ सकता है या N से जुड़ सकता है, तो ये तुमको साइनाइड निगेटिव लिगेंड है ये, तो साइनेडो इसको बोल सकते हैं, साइनेडो, CYANADO, साइनेडो। चलिए साइनेडो, और इसमें जैसे कि अगर C से जुड़ा तो साइनेडो, अगर NC हो गया, N से जुड़ गया तो आइसोसाइनेडो बोलेंगे इसको, आइसोसाइनेडो। तो इसी तरह से जैसे कि CNO है तो C से जुड़ गया, साइनेटो बोलते हैं इसको, साइनेटो, और अगर O से जुड़ गया तो NCO हो गया तुम्हारा, तो ये तुम्हारा क्या होगा, आइसोसाइनेटो, तो इस तरह से क्या होगा। और अगर O के बदला C होता है थायोसाइनेटो होता है इसका नाम, इस O के बदला अगर S हो जाएगा तो इसका नाम होगा थायोसाइनेटो, इसका नाम फिर आइसोथायोसाइनेटो। तो ये सब तुम्हारा क्या होगा, एम्बीडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल है, और सबके नाम भी तुमने देख लिए। तो ये तुम्हारा हो गया लिगेंड के नाम। इसके बाद तुमको जो कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, जैसे तो द नंबर ऑफ लिगेंड, जो कि अब लिख सकते हैं हम लोग, ये 2 नंबर में लिगेंड हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत ये बड़ा हुआ। अब हम लोग उसका तीसरा नंबर आगे बढ़ाते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ lone pair of electron which attach metal atom to ligand is called, ये क्या कहलाएगा, मेटल एटम टू लिगेंड इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, इसका नाम हो गया तुमको, इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, जैसे कि अब अगर मान लेते हैं कि कोई मेटल एटम है, तो C, जैसे कि यहाँ पर है तुमको कोई, जैसे कि कोबाल्ट है C2O4 होल 3 है, अगर होल 3 तो, और इसमें 3+ कर दीजिए, तो ये 3+। तो ये देखो इसमें जो है एक जो है ये डाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसमें कितने लोन पेयर जुड़ेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, इसमें देखिए इसका 3 है नंबर, लेकिन इसका डाइडेंटेड 3 × T इक्वल टू 6 कहलाएगा। ये लोन पर हर एक में 2-2 से जुड़ता है, तो ये क्या होगा, 6 होगा। अब जैसे कि यहाँ पर तुमको CuNH3 होल 4,
NH3 होल फॉर 2+, इसमें तुमको ये यूनिडेंटेड लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, दैट इज 4 हो गया। तो अगर यूनिडेंटेड है तो 1 ही से होगा, लेकिन डाइडेंटेड 2 से गुना हो गया, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसके आधार पर फिर उसी के आधार पर ऐड करोगे, तो ये तुम्हारा हो गया ये कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारा हो गया। और जो तुमको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कभी भी जो लिखा जाता है, जो हम लोग लिखते हैं, जो नाम हम लोग लिखते हैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, तो हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जब हम लोग उसके नाम को लिखते हैं उसे कैपिटल ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा तुमको, जिसका कि हम लोग क्या करेंगे और उसके नाम को हम लोग क्या लिखेंगे, जबकि किसी एक कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानेंगे। नंबर डिफिनेशन नंबर 4 कह सकते हो इसको, डिफिनेशन नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में लिख सकते। कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। The complex ion is retained in capital bracket, called coordination sphere, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो कैपिटल ब्रैकेट हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो समझ में आ ही रहा है तुम्हारा। एक जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जो रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर आयंस कहते हैं। तो काउंटर आयन, द आयन present outside the coordination sphere, is called counter ion। जैसे कि तुम्हारा अभी अगर जो कि यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं CuNH3 होल 4 और ये SO4, तो ये क्या होगा तुमको, काउंटर आयन है ये, इसको हम लोग काउंटर आयन कहते हैं, जो कि चार्ज को बैलेंस करने के लिए आता है। तो ये तुम्हारा हो गया काउंटर आयंस। और ये तुम्हारा हो गया, ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, ये सेंट्रल मेटल एटम हुआ, ये लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये सब लिगेंड का ये कोऑर्डिनेशन नंबर से जुड़े रहते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया ये। और ये तुम्हारा हो गया काउंटर आयन हो गया तुम्हारा। और इसके जो कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर का जो कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग जो है इसको निकालने का अपना एक मेथड है, जिसके आधार पर क्या कर सकते हैं हम लोग निकालेंगे, जिसकी चर्चा हम लोग जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो हम लोग करेंगे। तो आज हम भी अभी जो इसी लेक्चर में हम लोग एक और टॉपिक देख लेते हैं, जिसका नाम है, जिसको हम लोग कह सकते हैं फार्मूला लिखना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या लिखना, फार्मूला लिखना। तो फार्मूला लिखने के लिए जैसा तुम बार बार देख रहे हो कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो अगर कोई पॉजिटिव आयन है, जैसे कि दो तरह के हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन देख रहे हैं, कभी वह अगर पॉजिटिव की तरह व्यवहार कर रहा है, कभी वह निगेटिव की तरह लिखा जाता है। जैसे कि हम लोग जो लिख रहे हैं तो हमेशा तो अभी जैसे कि तुमको जो भी एग्जांपल दिए, जैसे दोनों तरह के एग्जांपल दे के मैं एक बार लिखता हूँ। तो दो तरह के कॉम्प्लेक्स आयन लिखे जाते हैं, कभी पॉजिटिव की तरह वो व्यवहार करता है और कभी निगेटिव की तरह लिखते हैं हम लोग। तो कभी भी फार्मूला लिखने में पहले पॉजिटिव आयन को लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, निगेटिव आयन लिखते हैं। और पॉजिटिव आयन वो कम्प्लेक्स आयन भी हो सकता है, या निगेटिव आयन भी क्या हो सकता है, कम्प्लेक्स आयन। तो जो हम लोग लिखेंगे उसमें डिफिनेशन में से तुमको एक और टर्म था जिसका कि डिफिनेशन लिख सकते थे, लिख ही लेते हैं, और दैट इज होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक लिगेंड उसमें लिखा हुआ था। तो एक तरह के लिगेंड होंगे तो उसमें होमोलेप्टिक कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जैसे कि अभी लिखे थे हम लोग, काउंटर आयन था हमारा शायद, पहला हम लोग सेंट्रल मेटल एटम लिखे, दूसरा था तुम्हारा लिगेंड, तीसरा में कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे, चौथा में तुम्हारा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पांचवा हम लोग काउंटर आयन लिखे। एक छठा और लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठा में लिख लेते हैं होमोलेप्टिक लिगेंड, होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन, होमोलेप्टिक, तो जिसमें वन टाइप ऑफ लिगेंड होगा, वन टाइप ऑफ लिगेंड,
वन टाइप ऑफ लिगेंड। जैसे देखिए ये होमोलेप्टिक कहलाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे CuNH3 तो इसमें क्या है, एक ही तरह का है तो ये होमोलेप्टिक हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए हेट्रोलेप्टिक क्या होगा, हेट्रोलेप्टिक इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड होगा। जैसे कि हम लोग अभी लिख रहे थे PTNH3 Cl2 तो इसमें क्या होगा, दो तरह के लिगेंड है, NH3 भी है। तो ये क्या हो गया, हेट्रोलेप्टिक लिगेंड के एग्जांपल हो गए। हेट्रोलेप्टिक लिगेंड, तो ये तुम्हारा डिफिनेशन के टर्म्स हो गए। तो डिफिनेशन के टर्म्स इसमें शामिल हो गए। तो इसी तरह लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तुमको जो भी आगे का जो आगे क्लास लेंगे इसी के साथ लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।